जेएसएससी जेई, सॉरी। तो शुरू करते हैं। पहले है स्टील। स्टील क्या है? आज के सिविल इंजीनियरिंग में स्टील आपको हर जगह, आपको स्टील का बहुत अच्छा एग्जांपल देखना है तो आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वहां आपको 80% चीजें स्टील में ही मिलेंगी। जैसे कि ब्रिजेस, ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक का मतलब पानी का जो टंकी बनता है रेलवे स्टेशन पे, वो स्टील का ही बनता है। इसके अलावा स्टील आपको हाई राइज बिल्डिंग्स तक बनाने में काम आता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाने काम में आता है। जितना भी टावर है, चाहे वो बिजली का टावर हो या फिर वो आपका मोबाइल का टावर हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये सारा कोर्स जो हम बनाए हैं वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड ही है, और खासकर जेएसएससी जेई को लेके ही है। अगर भी आप यूट्यूब पे, झारखंड में यूट्यूब पे जितना भी चैनल जो छोटा मोटा बना रहे हैं लोग, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस सारा का सारा क्वेश्चन, मेरा ही क्वेश्चन घूम रहा है हर जगह। मेरा ही क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि इस जेएसएससी जेई पे जितना पैनल नजर बना के रखे थे कि वैकेंसी जब आएगा तो कैसे तैयारी होना है, नहीं होना है, ये आपको शायद हमसे बेहतर ना कोई बता पाए। तो खैर ठीक है। फिलहाल चलते हैं आईएस कोड जो है। सबसे पहला बात तो ये करेंगे, स्टील जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा आईएस कोड उसको बताता है। तो आईएस कोड 800/2007, पहले ही आईएस कोड 800/1984 यानी कि 1984 में था, फिर इसको अपडेट किया गया और अब ये आईएस कोड जो है 800/2007 साल 2007 ईस्वी में जो है इसको अपडेट किया गया था। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो माइल्ड स्टील यूज होता है वो Fe410 ग्रेड का है। Fe410S लिखा होता है वैसे ही, लेकिन कोई बात नहीं, Fe410 भी बोलिएगा तो चलेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्टील क्या चीज का बना होता है। तो स्टील बना होता है, आपको स्टील क्या है? स्टील बेसिकली मिश्र धातु है। एलॉय मतलब होता है मिश्र धातु। तो बेसिकली बना होता है ये आयरन और कार्बन का। आयरन और कार्बन के संयोग से स्टील बनता है, लेकिन इसमें ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ आयरन और कार्बन होता है, मेनली ये होता है। इसके अलावा आपको स्टील में सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज और सिलिकॉन देखने को मिलेगा। तब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या बनता है ना? यहाँ से ऑब्जेक्टिव यही बनेगा, आपसे एक बार पूछ लेगा कि बाबू ये मैग्नीज अगर डालेंगे स्टील में तो क्या होगा। तो स्टील में अगर मैग्नीज डालिएगा तो स्टील का स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हिंदी मीडियम में स्ट्रेंथ नहीं पता भाई, तो स्ट्रेंथ मतलब हिंदी में सामर्थ्य और हार्डनेस का हिंदी कठोरता। मेरे ख्याल से अंग्रेजी ज्यादा आसान है हिंदी से, ठीक है। अब आगे, हाँ, अब है कि दूसरा सवाल पूछेगा कि अगर आप स्टील में फास्फोरस और सल्फर डाल दोगे तो क्या होगा। जब फास्फोरस सल्फर स्टील में डाल देंगे तो उसका वेल्डेबिलिटी में वेल्डिंग करने का जो गुण है स्टील का, उस पर असर पड़ता है ना। विच इफेक्ट ऑफ स्टील इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग सल्फर एंड फास्फोरस। तो सल्फर और फास्फोरस को आप स्टील में डालिएगा तो स्टील का जो वेल्डेबिलिटी का गुण है उसमें इजाफा आएगा, ठीक है। तो स्टील से इतर एक बात बीच में आ जाता है और लोग पूछते भी है सवाल, अलग अलग परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील के बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। तो स्टेन का मतलब जंग, लेस मतलब रोधी कहिए या जंग के बिना कहिए। तो स्टेनलेस स्टील घर में जिस थरिया में खाते होंगे ना, जिस थाली में खाते होंगे, स्टेनलेस स्टील ही है वो। हाँ, राइस होंगे तो पीतल के बर्तन में खाते होंगे, ऐसे स्टेनलेस स्टील आप आम घर में आपको जितना बर्तन है स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा। कहीं कहीं एल्युमिनियम भी मिलता है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील में ऊपर वाला जो कंपोनेंट है स्टील का, आयरन और कार्बन तो होता ही, इसके अलावा सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज होता है, लेकिन इसमें जो अलग बात कर देता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए वो होता है क्रोमियम और निकल डालने पे ही स्टील स्टेनलेस बनता है। तो कितना क्रोमियम भाई? 10.5%। कितना निकल? तो 0.5%। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है। तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील में कार्बन कंटेंट 0.2 से 0.35 के बीच में होता है। अभी क्या मतलब है, तो इत्मीनान से समझिए कि जैसे जैसे आप स्टील में ना, अब जैसे स्टील में क्या बढ़ाइएगा, कार्बन का मात्रा को बढ़ाइएगा। कार्बन का मात्रा को अब जैसे जैसे इंक्रीज करिएगा तो स्टील के साथ दो बात होगा। पहला बात तो ये होगा कि स्टील का जो स्ट्रेंथ है ना भाई साहब, स्टील का स्ट्रेंथ जो है यानी कि स्टील का जो सामर्थ्य है वो बढ़ जाएगा। लेकिन
स्टील का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो घट जाएगा, और वो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी का, डक्टिलिटी का। ठीक है, आप लोग पूछेगा सर डक्टिलिटी घटी जाएगा तो स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है ना, तो इससे क्या दिक्कत है हमको? तो देखिए सर दिक्कत क्या है कि मान लीजिए, है ना, कि एक अब बना एक स्टील का रॉड ही है ना, वही छड़ जो आम छड़ इस्तेमाल जो करते हैं वही है, ठीक है ना। इस पे लोड लगना शुरू हुआ है, ठीक है, लोड लगना शुरू हुआ है, इस पे यूडीएल लोड लगा दी। यूडीएल नहीं समझ में आता, सोचिए लोड लगा है 2 किलो 4 किलो 6 किलो का लोड बढ़ाते, पहले 2 किलो का लगाए, फिर इसमें 5 किलो का है, फिर बढ़ाते गए 8 किलो कर दिए, 10 किलो कर दिए, लोड लग रहा है। तो अगर स्टील में ना, अगर स्टील में डक्टिलिटी का गुण होगा ना, डक्टिलिटी का गुण होगा, डक्टिलिटी मतलब क्या कि किसी चीज को हम खींच के लंबा कर सकते हैं ताकत लगा के, ठीक है ना। अगर इस रॉड में डक्टिलिटी का गुण होगा तो ये रॉड जो है टूटने से पहले इंडिकेट करेगा कि हाँ भाई हम लप रहे हैं, हमको बचाओ। लेकिन अगर इसके अंदर डक्टिलिटी का गुण नहीं होगा ना, तो लोड लगेगा ना तो सीधे टूटेगा, सीधे टूट के अलग हो जाएगा, आपको इंडिकेशन भी नहीं, बचने का आपको मौका भी नहीं देगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टील में डक्टिलिटी का गुण हो, ठीक है, मेरे ख्याल समझ गए होंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखा है कि if carbon content increase in steel its strength increases but ductility decreases। तो हम क्या चाहते हैं कि स्टील में जो है मेरा जो है स्टेनलेस स्टील में कार्बन कंटेंट भी रहे, थोड़ा स्ट्रेंथ भी रहे, और डक्टिलिटी तो हो ही हो। तो कितना हम लोग कार्बन कंटेंट डालते हैं नॉर्मली स्टेनलेस स्टील में? तो 0.2% से लेके 0.35% तक हम लोग स्टील में कार्बन डालते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपको घुमा के दे सकता है। तो हालांकि इस सेट के इस सेशन के अंत में क्वेश्चन से सेट है, उसको कर लीजिएगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से आगे पीछे करके देता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, चलिए अब एक इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, यहाँ पे है कि आपको पढ़ना है कि अलग अलग मटेरियल में कितना कितना कार्बन कंटेंट मौजूद होता है, ठीक है। तो अभी तक जो एसएससी वगैरह का जो एग्जाम होता था या जो एसएससी का एग्जाम होता है, इसमें पूछता है कि भाई रॉट आयरन, अभी तक यही ट्रेंड में था कि रॉट आयरन में कार्बन कितना होता है, या फिर आपसे पूछता है कि सबसे प्योर जो है कार्बन कौन सा है, सबसे प्योर आयरन कौन सा है, तो रॉट आयरन मारते हैं। लेकिन अब आज के डेट में आपको सारा याद करना पड़ेगा, तो सारा याद करने के लिए ट्रिक दिया हुआ है, ठीक है। ट्रिक काम कैसे करेगा पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए, तो हम आपको ट्रिक भी बताएंगे और आपको अभी कभी याद भी करवाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे ज्यादा प्योर आयरन कोई है, तो वो सबसे ज्यादा प्योर आयरन का देगा, मतलब इसमें कार्बन कंटेंट कुछ भी नहीं है, कितना है भाई 0% है। उसके बाद रॉट आयरन देख रहे हैं, उससे ज्यादा कार्बन बढ़ा तो लो कार्बन में, उससे ज्यादा कार्बन बढ़ा तो मीडियम कार्बन में, उससे और ज्यादा कार्बन बढ़ा तो हाई कार्बन में, उससे और ज्यादा कार्बन बढ़ा तो कार्बन स्टील, फिर कास्ट आयरन, फिर पिग आयरन। तो ये वैल्यू कैसे याद होगा, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक है, और ऊपर से नीचे याद करने में आगे पीछे भी हो जाता है, तो इसके लिए ट्रिक बना के रखे हैं कि पिग आयरन ने कास्ट आयरन से पूछा कि स्टील में कार्बन हाई मीडियम लो क्यों है, तब रॉट आयरन ने जवाब दिया कि प्योर हो रहा है। तो कैसे याद करिएगा, तो चलिए इसको याद करने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिक लिखा है ना, उसी को एक लाइन से पहले लिखिए, कि लाइन में लिखना है कि पिग आयरन ने कास्ट आयरन, पिग आयरन ने किससे पूछा भाई, कास्ट आयरन से पूछा कि स्टील में, कहा स्टील में कार्बन, ऐसे लिखे जैसे हम लिख रहे हैं, स्टील में कार्बन हाई मीडियम लो क्यों हो रहा है। तो रॉट आयरन ने जवाब दिया कि प्योर हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, पहले तो ये सारा लिख लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम स्टील लिखे हैं, तो स्टील के आगे आपको अपने मन से जो है कास्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ कार्बन के बगल में अपने मन से जो है स्टील लगाना, क्योंकि ट्रिक का सीमा होता है, ठीक है। तो उतना आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे, तो इसको कैसे भरना है। तो सबसे पहले नीचे भरिए कि प्योर आयरन है तो कितना परसेंट होगा उसमें कार्बन, तो 0%। रॉट आयरन है तो कितना कार्बन होगा, 0.1% से कम, ठीक है। अच्छा, लो कार्बन स्टील है तो कितना होगा, तो 0.2
0.25% से कम, ठीक है, परसेंट लगा लीजिए। मीडियम में 0.25 से लेके 0.6, ठीक है, परसेंट पॉइंट है। फिर हाई में 0.6 से लेके 0.14%, ठीक है। कार्बन स्टील में कितना, तो अप टू 2%, 2% तक। अब कास्ट स्टील में 2% से ज्यादा, कास्ट आयरन में 2% से 4.5%, और पिग आयरन में 4 से 5%। तो इस तरह से 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। और ये ट्रिक याद कर लेना है कि पिग आयरन ने कास्ट आयरन से पूछा कि स्टील में कार्बन हाई मीडियम लो क्यों हो रहा है, तब रॉड आयरन ने जवाब दिया कि प्योर हो रहा है, ठीक है। अब आगे, अब बात करते हैं रोल्ड स्टील सेक्शन। और एक और बात, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये तो आप पूरा ट्रिक से याद रखना ही होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे रॉड आयरन के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन देगा, मान लीजिए यही 4 ऑप्शन है, अब पूछेगा ना इसमें सबसे ज्यादा सबसे कम कार्बन कौन है, तब तो यही मान लीजिएगा। लेकिन अब क्या होता है कि एग्जाम में ये वाला ऑप्शन नहीं देगा आपको, मान लीजिए यही 4 ऑप्शन है ना, यही 4 ऑप्शन है, इतना ही कि हाई है, मीडियम है, लो है, रॉट है। इसमें सबसे कम किसमें होगा, तो इसमें फटाक से मान लेना, सबसे बेसिक किसमें होगा, है ना। तो ये सारा डेटा याद रखेगा रहेगा दिमाग में, तब ना बता पाइएगा, ठीक है। आगे अब बात करते हैं रोल्ड स्टील सेक्शन के बारे में। तो रोल्ड स्टील सेक्शन, रोल्ड का मतलब यूं समझ लीजिए कि फैक्ट्री से, है ना, फैक्ट्री से हमारा जिस जिस तरह का स्टील का सेक्शन मार्केट में आता है वो सब रोल्ड स्टील सेक्शन है। तो किस किस तरह का देखे होंगे रोल्ड स्टील सेक्शन, अगर आप देखे होंगे तो चलिए रोड पे आप चलिएगा तो आपको बिजली का पोल, बिजली का जो खंभा होता है वो आपको दिखेगा, वो लगभग कैसा होता है, वो आई सेक्शन के शेप में होता है ना, ऐसा देखे होंगे, इस तरह का रहता है। ड्राइंग तो मेरा जैसे ही आराम है, और खासकर इस पैड पे तो भाई माशाल्लाह है, ठीक है, इस तरह का होता है। इसको 3D फिगर अपना बनाइएगा तो समझ ही रहे होंगे हालांकि, ठीक है। तो इस तरह का बिजली का लंबा सा होता है खंभा, तो ये एक आई सेक्शन है, इसी को हम लोग रोल्ड बीम भी कहते हैं। इसके अलावा कौन सा सेक्शन आपको देखने को मिलता है, इसके अलावा देखे होंगे आप ये चैनल सेक्शन, सी शेप का होता है चैनल सेक्शन। इसके अलावा यही जो आई सेक्शन, इसका नीचे वाला बेस अगर हट जाए तो देखने में कैसा होगा, टी सेक्शन के जैसा होगा। इसके अलावा आप देखे होंगे एंगल सेक्शन, है ना, ठीक है। इसके अलावा जो रोल स्टील फ्लैट्स होता है, बार होता है, रोल स्टील बार, वही छड़ जी, छड़। तो एक छड़ जो होता है गोल होता है, एक चौखुट छड़ होता है, चौखुट मतलब स्क्वायर वाला होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग अभी इस सब के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं, समझना और देखना, ठीक है। तो सबसे पहले है इंडियन स्टैंडर्ड आई सेक्शन, ठीक है। तो आई सेक्शन यहाँ पे आई सेक्शन बहुत तरह का है। तो आईएस का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, ये पहले रट लीजिए, बाबर नहीं बोलेंगे हम, आईएस मतलब समझ जाइए इंडियन सेक्शन है। इसके अलावा देखिए जेबी, जे का मतलब जूनियर बीम, एच का मतलब हैवी वेट बीम, एम का मतलब मीडियम वेट बीम, एलबी का मतलब लाइट वेट बीम, डब्ल्यूबी का मतलब वाइड फ्लेज बीम। फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा भी गया है पिछले बार जैसा सीजे में, वो पूछा ये गया है कि आपको ये जो अगर फॉर एग्जाम्पल डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि, यहाँ देखिए पूछने का मतलब ये होता है कि डेजिग्नेशन, आपसे डेजिग्नेशन पूछता है। तो डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि आप मार्केट में जाइएगा, आपको बीम चाहिए तो क्या बोल के लीजिएगा, है ना। जैसे कि हमको लेना है ISMB मान लीजिए, तो आप बोलिएगा कि हमको ISMB दो, कितना, और चलता है डेप्थ के हिसाब से कि हमको 150 mm डेप्थ का, और जिसमें कि वेट रहे 69.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर, सॉरी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कितना डेप्थ वाला आई बीम चाहिए, तो डेप्थ आपको चाहिए 150 mm का, और जिसमें पर मीटर में वेट हो, है ना, हाँ वेट कितना हो पर मीटर में भाई, तो 69.7 न्यूटन प्रति मीटर में वेट हो, ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरह से आई सेक्शन मिलेगा। फुल फॉर्म पूछ सकता है, जे फॉर जूनियर बीम, एच फॉर हैवी वेट बीम, एम फॉर मीडियम वेट बीम, एल फॉर लाइट वेट बीम, डब्ल्यू फॉर वाइड फ्लेंज बीम, ठीक है। इसे बदलेगा नहीं, आगे भी अगर कहीं जे रहेगा तो जूनियर ही होगा, एच रहेगा तो हैवी वेट ही होगा, एम होगा तो मीडियम वेट ही होगा, एल होगा तो लाइट वेट ही होगा, ठीक है। तो इसमें फुल फॉर्म में कोई टेंशन नहीं है। अब आगे, अब चलिए अब पढ़िए चैनल सेक्शन।
तो बता चुके हैं। IS का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, J का मतलब जूनियर बीम, L का मतलब लाइट बीम, M का मतलब मीडियम वेट बीम। इसका भी डेजिग्नेशन कैसे होगा, तो देखिए एक बार में ध्यान में रख लीजिए कि जो हमारा आई बीम होता है, हमारा सी बीम होता है यानी कि चैनल बीम होता है, और टी बीम होता है, ये तीनों जो है मार्केट में इसका जो डेजिग्नेशन है वो डेप्थ के हिसाब से ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक यही डेप्थ होगा इसका, उसी के हिसाब से आपको लेना है मार्केट में, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछा कि ये चीज लिख देगा और बोलेगा कि ये 100 क्या है, ठीक है, पूछा हुआ भी है जैसा सीजे में कि 100 क्या है। तो 100 क्या है भाई, हम जान चुके हैं पहले से कि आई सेक्शन, सी सेक्शन और टी सेक्शन में जो हम लोग खरीदते जो डेजिग्नेशन है वो डेप्थ के हिसाब से होता है। ऑलराइट, तो वही लिखा हुआ है डेजिग्नेशन की आई एस जैसी 100 @ 56.9 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब है कि एक जूनियर चैनल सेक्शन है, आई एस जैसी है, एक जूनियर चैनल सेक्शन है जिसका डेप्थ जो है 100 mm है और वेट जो है कितना है 56.9 न्यूटन प्रति मीटर है, यानी कि 1 मीटर में उतना वेट है। ओके, टी सेक्शन, टी सेक्शन में कुछ नया नया जो है कि फुल फॉर्म आता है। जे वाला तो जान ही रहे हैं जूनियर, एल वाला भी लाइट वेट, एम वाला भी जान रहे हैं मीडियम वेट, एच वाला भी जान रहे हैं। इसके अलावा कुछ इसमें है, इसको याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है कि ISNT का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार, ISDT का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड डीप लेग टी बार, और बाकी तो कॉमन है, L फॉर लाइट वेट और M फॉर मीडियम वेट। ओके, इसका भी डेफिनेशन बोल ही चुके हैं कि भैया टी सेक्शन हो, आई सेक्शन हो या सी सेक्शन हो, सबका डेजिग्नेशन वेट डेप्थ के हिसाब से करना है। तो अगर कहीं ISLT रहे, ISLT का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट टी बार है, तो उसमें लिखा है ISLT 50 @ 39.2 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब है कि इस ISLT का यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है वो 50 mm का है, और ये प्रति मीटर जो है, प्रति मीटर जो है ये कितना वेट दे रहा है, प्रति मीटर इसमें जो वेट है वो 39.2 न्यूटन प्रति मीटर का है। ऑलराइट, अब आगे अब बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड स्टील बार। बार का मतलब छड़ होता है, तो आप लोग गोल वाला छड़ तो देखे किए होंगे। इसके अलावा छड़ जो है चौखुट्टा यानी कि स्क्वायर शेप में भी आपको मिलेगा, ठीक है, स्क्वायर शेप में भी छड़ जो है मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपका राउंड बार है तो राउंड बार का डेजिग्नेशन डायमीटर से होगा, कॉमन सेंस की बात है, और स्क्वायर बार का डेजिग्नेशन जो है साइड से होगा, ये भी कॉमन सेंस, इसमें रटने वाली कोई बात है नहीं। हाँ, इसको क्या बोलेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार को क्या बोलेंगे, तो इसरो, इसरो वाला इसरो नहीं, ये इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार है, ठीक है। अगर ISRO 12 लिखा है, इसका मतलब इसमें डायमीटर कितना है, 12 है। अगर यहाँ लिखा होता ISRO 15, इसका मतलब कि इसमें डायमीटर 15 होता। दूसरा है ISSQ यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार, यहाँ 12 लिखा है, इसका मतलब ये वाला जो साइड है इसका है ना, ये 12 mm का है। अगर यहाँ 15 होता तो हमको यहाँ 15 लिखना पड़ता। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। रोल्ड एंगल सेक्शन, रोल्ड एंगल सेक्शन, अब जैसे जैसे कि हम पहले अभी इंट्रोडक्शन पढ़े, कल हम लोग थोड़ा सा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील पढ़ेंगे, उसके बाद रिवेल्ट बोल्ट पे जाएंगे, तब हमको पता चला कि एंगल सेक्शन का कितना ज्यादा इस्तेमाल है। तो फिलहाल एंगल सेक्शन जो है डेजिग्नेट क्या आता है इसके लेग लेंथ से। लेग लेंथ मतलब इसका ये एक लेग होता है, दूसरा लेग ये वाला है, यहाँ भी ये एक लेग है, दूसरा लेग है, ठीक है। तो इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में समझने के लिए इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल का ही करते हैं। ऐसे टोटल 3 है ना, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एंगल सेक्शन, इक्वल, अनइक्वल और बल्ब एंगल। तो बल्ब एंगल का जो इस्तेमाल है सिर्फ और सिर्फ शिप बिल्डिंग में होता है, ठीक है ना। ये पूछता है कि बल्ब एंगल का इस्तेमाल कहाँ होता है, शिप बिल्डिंग में होता है, इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि नीचे ऑब्जेक्टिव बना के दिया हुआ है, ये नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगा आगे। तो इसका डेफिनेशन कैसे होता है, लेग लेंथ से होता है। ये कैसा एंगल है, इक्वल एंगल है। इक्वल एंगल का मतलब ये लेंथ, ये लेग जितना बड़ा है उतना ही लेग ये वाला बड़ा है। अनइक्वल मतलब ये लेग थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, हाँ, डेजिग्नेशन इनका, इसको मार्केट में ऐसे कैसे खरीदना है जाके, तो इक्वल एंगल ISA 16 to 16:8 दीजिएगा तो ये दिखा देगा, ये दिखा देगा। कहने का मतलब इसका एक लेग 60 mm का रहेगा, दूसरा लेग भी 60 mm का रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मोटाई है वो भाई साहब आपको 8 mm में मिलेगा। इसके अलावा अनइक्वल एंगल जो है वो मार्केट में अनइक्वल एंगल, एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है,
90 इंटू 16 टू 6 mm। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो 90 हो जाएगा, लंबा वाला लेंथ है ना, छोटा वाला 60, और इसका जो थिकनेस है वो 6 mm हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ ऑब्जेक्टिव जो आपको बता चुके हैं पहले कि रोल स्टील बल्ब एंगल का इस्तेमाल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है भाई साहब, सिर्फ बिल्डिंग में होता है, इसको रट लेने का। आगे बढ़ते हैं, रोल स्टील फ्लैट्स। तो फ्लैट रोल स्टील फ्लैट कैसा दिखता है एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। रोल स्टील फ्लैट जो होता है इसका डेजिग्नेशन हम लोग विड्थ और थिकनेस के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो इसका थिकनेस बनाने की कोशिश कर, लेकिन कुछ ज्यादा ही थिकनेस होगा। खैर ये विड्थ है ना। अगर कहीं लिखा रहे ISFL यानी कि ISFL 100 इंटू 20 यानी कि 100 जो है इसका विड्थ है, और ये वाला जो मोटाई है इसका जो मोटाई होगा, यहाँ भी मोटाई बना है, यहाँ मोटा थोड़ा कम बेसी हो गया, लेकिन मान लीजिए कि ये कितना होगा इस हिसाब से 20 होगा, 20 mm। ठीक है, अब आगे इंडियन स्टील प्लेट्स। तो प्लेट का जो डेफिनेशन होता है लेंथ विड्थ और थिकनेस के हिसाब से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का है। ठीक है ना, पूछा जा सकता है। हालांकि यहाँ जितना बात है वो पूछने वाला ही बात है, कोई भी अनर्गल बात जो है हमारे नोट्स में नहीं है। ठीक है, डेजिग्नेशन इसका होता है लेंथ विड्थ और थिकनेस के हिसाब से। इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट्स है तो इसको लिखेंगे ISPL, PL का मतलब प्लेट्स है ना। अगर लिखा रहे ISPL 3900 और 3000 इंटू 900 इंटू 10, इसका मतलब ये लेंथ है, इसका विड्थ है, ये थिकनेस है। अब लेंथ विड्थ थिकनेस तो बना ही लीजिएगा। ठीक है, अब इंडियन स्टील ट्यूबुलर सेक्शन। इंडियन स्टील ट्यूबुलर सेक्शन का मतलब ये होता है, ट्यूबुलर का मतलब समझ लीजिए कि पाइप तो देखे होंगे ना, स्टील का पाइप, हाँ लोहा का पाइप, पानी वानी जो है कि टंकी में चढ़ाते होंगे स्टील पाइप से। ठीक है, तो स्टील पाइप का जो डेजिग्नेशन हम लोग करते हैं उसका बाहरी डाया लेते हैं, आउटसाइड डाया है ना। आउटसाइड डाया लेना है, क्या कि इसका एक इनसाइड डाया भी होता है, इंटरनल डाया भी होता है, लेकिन वो नहीं लेना है। इसका डेजिग्नेशन जो है आउटसाइड डाया के हिसाब से ही हम लोग करेंगे। ठीक है, याद रखना है। अब आगे बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स का। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ बना के रखा हुआ है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हॉट रोल्ड IS सेक्शन ऑफ स्टील गर्डर इज। स्टील गर्डर समझ लीजिए कि जो आई सेक्शन है ना, जब इस आई सेक्शन को स्ट्रक्चर में एज ए बीम यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग स्टील गर्डर कहते हैं। तो स्टील गर्डर के लिए सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा आई सेक्शन होता है, उसको रट लेने का ISMB। इसमें कुछ नहीं करते, ये रटना है आपको। ठीक है, जहां समझने का बात होगा समझाएंगे, जहां याद करवाने का बात होगा याद करवा भी देंगे, आप तो नहीं छोड़ेंगे कि आप याद करेगा। ठीक है, फॉर द सेम डेप्थ द हैवियर सेक्शन इज। सेम डेप्थ कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ऑप्शन में ISMB रहता, ISLT रहता, ISHB रहता बोला सबका डेप्थ सेम है, मान लीजिए सबका डेप्थ कितना है, सब 50-50, सब 50 डेप्थ का है ना, डेप्थ सबका सेम है, लेकिन वेट जो है सबका अलग अलग होगा। ये LT है तो इसका कुछ कम होगा, मान लीजिए 30 इसका रख लेते हैं, इसका वेट रख लेते हैं @35 और इसका वेट रख लेते हैं 70। तो बोला कि डेप्थ सेम है लेकिन इसमें सबसे भारी कौन होगा, तो भाई तो हैवी सेक्शन ना सबसे भारी होगा, ISHB है ना। L था लाइट वेट था तो 30 रखे, मीडियम वेट था तो 35 रखे, इसका 70 रखे, कॉमन सेंस। ठीक है, अब एक और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बढ़िया है कि IS हैंडबुक नंबर कितना प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील बताता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील बताता है IS हैंडबुक नंबर 1, याद रहेगा अभी। अब बात करते हैं लोड्स का कि स्टील पे कौन कौन सा लोड्स लगता है। तो स्टील पे टोटल 4 तरह का लोड लगता है ना, और इस लोड को स्पेसिफाई करता है IS कोड 875। IS 875 हमको बताता है कि स्टील पे कौन कौन सा लोड लग रहा है। तो स्टील पे लगने वाले लोड को 4 भाग में बांटा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करके। ठीक है, तो कौन सा लोड किसमें है, पहले पार्ट 1 में डेड लोड है, पार्ट 2 में इम्पोज लोड है, पार्ट 3 में विंड लोड है, अब पार्ट 4 में सिस्मिक यानी कि अर्थक्वेक लोड है, भूकंप वाला। ठीक है, तो जिनको नहीं पता डेड लोड क्या होता है, डेड लोड मतलब एक आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, खड़ा है, आप जिस घर में रहते हैं उस घर का जितना भी कॉलम बीम है सब डेड लोड है। आप जो उस पर चल रहे हैं वो लाइव लोड है। ठीक है, लाइव लोड यानी कि इम्पोज लोड होगा। विंड लोड मतलब विंड जो इफेक्ट डालता है स्ट्रक्चर पे उसके वजह से जो लोड लगता है विंड लोड है। और सिस्मिक
लोड, तो यानी कि अर्थक्वेक की वजह से जो लोड आता है, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछ सकता है कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग को याद भी होता है। तो एक ट्रिक है इसके लिए भी, अगर याद करना हो तो, पसंद आए तो याद कर लीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ड्रॉ, चलिए, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक बनाया है, डेड लोड है ना, तो डेड के लिए लिख लिए हैं डैड, ठीक है। यहाँ आई है, आई के लिए यहाँ पे आई लिख लीजिए। विंड है तो विंड, विंड के लिए विंड लिख लीजिए। यहाँ एस है तो एस के लिए लिखिए, यहाँ पे एस है ना, यहाँ एस है तो एस के लिए यहाँ लिख लीजिए स्नो वाइट। देखिए बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो देखिए स्नो वाइट, पहले जान लीजिए स्नो वाइट क्या है। स्नो वाइट जिनको नहीं पता, स्नो वाइट एक कार्टून कैरेक्टर है, एक महिला कैरेक्टर है ना। जब हम लोग छोटे थे तो देखा करते थे स्नो वाइट को। तो डैड आई विन स्नो वाइट का मतलब ये हुआ कि डैड यानी कि पिताजी, मैंने स्नो वाइट को जीता है ना। अब जिसको स्नो वाइट नहीं पता भाई, तो लोकल नाम उठा ले, कोई सुस्मिता उठा ले, सुरभि उठा ले, सौम्या उठा ले, है ना, जो भी इसको पसंद आए, अब उसमें कोई बाधा नहीं है, जिसका जैसा श्रद्धा, है ना। तो डेड, डेड, डैड का मतलब हो जाएगा डेड, ये पार्ट 1 में रहेगा, है ना। आई का मतलब इम्पोज लोड, पार्ट 2 में रहेगा, ठीक है। विंड का मतलब विंड लोड, पार्ट 3 में रहेगा। और स्नो वाइट या सुस्मिता जो भी है वो सिस्मिक लोड में रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे, अब है यहाँ, ये तो हुआ कि लोड को कैसे कैसे बांटा है ना। अब यहाँ पे है, हम जानते हैं कि, अच्छा उससे पूछा जाए कि बताइए तो, अभी देखते कितना याद है कि सिस्मिक लोड को कौन सा पार्ट में रखा गया है, तो पार्ट 4 में रखा गया है। लेकिन सिस्मिक लोड का जो कैलकुलेशन है, सिस्मिक लोड का जो कैलकुलेशन है, उसके लिए एक अलग से आईएस कोड है, सिर्फ सिस्मिक लोड के लिए, है ना। तो सिस्मिक लोड का जो कैलकुलेशन के लिए जो आईएस कोड है वो 1893 है, याद कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बीबीआई से भी कुछ आगे होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टील पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील हम वीडियो डालेंगे, उसमें आपको इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ सब बताएंगे। थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में कुछ लोग को तो, प्रो लोग होगा उसको पता होगा, जो लोग नहीं पता उसको जान देख लीजिए। डेंसिटी बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक कंटेनर बनाते हैं, एक कंटेनर यहाँ बनाते हैं, इस कंटेनर का लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर है। सेम यहाँ भी 1 मीटर, 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर। एक में डाल दीजिए रुई, ठीक है ना, एक में क्या डाल दीजिए रुई, रुई मतलब कॉटन, और एक में डाल दीजिए लोहा, हाँ लोहा यानी कि आयरन डाल दीजिए। अब ये बताइए कि आप इसको जैसे चाहिए, इसका वजन कर लीजिए, पहले इसका वजन वेट करिए कि 1 मीटर क्यूब में कितना वेट भराया, 1 मीटर क्यूब में कितना वेट भराया। तो क्या करिएगा, जैसे कि डेंसिटी का फार्मूला होता है, डेंसिटी का फार्मूला होता है भाई साहब मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। तो आपको लिखना है पहले इसका डेंसिटी। तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा जो कंटेनर में रुई कितना अटा होगा, मान लीजिए 10 किलो अटा होगा। तो लिख लीजिए मास कितना है, मास कितना निकल के आया इसका 10 केजी, तो यहाँ लिख लेंगे 10 केजी। अब वॉल्यूम कितना है भाई साहब 1 मीटर क्यों है, तो यहाँ मीटर क्यों लिख लीजिए। यानी कि इस रुई वाले कंटेनर का डेंसिटी कितना निकला 10 केजी पर मीटर क्यूब। अभी लोहा 1 मीटर लंबा चलो कितना लोहा होगा, तो एज्यूम कर लेते हैं कि भाई कम से कम 1000 केजी तो होगा ही, तो 1000 केजी। अब वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। समझ गए होंगे डेंसिटी, समझे ही होंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ अलग अलग क्वेश्चन जो आजकल ट्रेंड में है कि सिस्मिक जोन कितना होता है। तो सिस्मिक जोन जो है पहले के कोड के हिसाब से होता था, जब कि आईएस कोड 2007 में आया वाला है, उसके पहले वाला जो आईएस कोड है उसके हिसाब से सिस्मिक जोन 5 हुआ करता था, अब उसको घटा के जो है 4 कर दिया गया है। तो उसमें आपसे पूछेगा कि भाई 4 कौन कौन है, उसका वैल्यू क्या क्या है। यहाँ देखिए
सिस्मिक जोन को बांटा गया लो, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस जोन में रहते हैं और कोई व्यक्ति जो है इस जोन में रहता है तो हम ज्यादा सेफ है, क्योंकि बेचारा वेरी सीवियर जोन में रह रहा है, कभी भी मरा सकता है। ठीक है, तो सिस्मिक जोन 2, 3, 4, 5 है अभी फिलहाल है ना। तो उसको याद, ये वाला वैल्यू तो एकदम 2 याद कर लीजिए मन में, एकदम 0.10, 0.16, 0.24, 0.36, तो 2, 3, 4 लिख लेना है। लो, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, फट से याद कर लेना है इसको। ठीक है, अब चलिए इसके अलावा भी पूछता है कुछ कुछ, ऐसे हम बता देते हैं कि विंड जोन भी पूछता है आपसे। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन कौन जानता है। विंड जोन 6 होता है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है कि विंड वेलोसिटी का फार्मूला बताओ। ठीक है ना, विंड वेलोसिटी का फार्मूला बताओ। तो विंड वेलोसिटी का फार्मूला होता है vz बराबर, विंड वेलोसिटी को vz से डिनोट करते हैं कि vb इंटू k1, k2, k3। ठीक है, इसको हम नोट्स में दे देंगे लेकिन अभी बस समझ लीजिए एक बार कि ई vb क्या है। vb है मैक्सिमम विंड स्पीड। क्या है भाई साहब? मैक्सिमम विंड स्पीड। अब ये तीनों कॉफिशिएंट से बहुत सवाल पूछा है। ठीक है, पूछे K1 कौन सा कॉफिशिएंट है, इसका नाम क्या है, K2 कौन सा कॉफिशिएंट है, K3 क्या कॉफिशिएंट है ना। तो K1 याद रखिएगा, K1 का नाम है रिस्क कॉफिशिएंट। यहाँ जगह तो हमको नहीं मिल रहा है, लिख लेते हैं रिस्क कॉफिशिएंट। K1 को कहते हैं रिस्क कॉफिशिएंट। K2 को कहते हैं शिट लाइन। तो कोई बात नहीं, लाइन चला गया लेकिन हम आप लोगों को शायद दिख रहा होंगे। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, हम नया वाला नोट्स में कुछ जगह दे देंगे। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन से सेट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चरल स्टील नॉर्मली जो यूज होता है कार्बन कंटेंट में, है ना, आपको रटवा के रखे हैं कितना कि 0.2 से लेके 0.3% के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आपको 0.6% दिख रहा होगा, 1% दिख रहा होगा, 0.3% दिख रहा होगा, 0.3% दिख रहा होगा, 5% दिख रहा होगा। तो अब देखिएगा इसके क्लोज क्या है ना, 0.3, 0.2 और 0.3 के क्लोज क्या है, तो 0.6 क्लोज इसका। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील का जो प्रॉपर्टी है वो एक प्रॉपर्टी इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और क्या करता है, रेड्यूस डक्टिलिटी करता है। अब ऑप्शन में यहाँ पे अगर आपको ये सिर्फ ये दोनों रहे, है ना, कहीं कभी ऑप्शन जो बनता है ना, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ, ऑप्शन में अगर रहे कि भाई बी और डी दोनों, है ना, ऑप्शन में रहे कि बी एंड डी दोनों, तो हम लोग दोनों मारेंगे। लेकिन नहीं रहे तो सिर्फ इस पे जाइए, क्योंकि डक्टिलिटी मेन फैक्टर हमारे लिए होता है। ठीक है, अब आगे कौन सा आईएस कोड जो है जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील का बताता है, तो आईएस कोड 800 बताता है। स्टील कैची का बना हुआ है भाई, तो स्टील जो है आप लोग जानते हैं सर, आयरन और कार्बन का बना हुआ है। ये आपके लिए होमवर्क, कमेंट में बताइएगा कि कास्ट स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट कितना होता है। ये तो बता चुके हैं कि सेम डेप्थ के लिए हैवियर सेक्शन क्या होगा, यानी कि डेप्थ सबका सेम है तो उस कंडीशन में हैवियर सेक्शन इसमें इनमें से किसका होगा, तो आईएस एचबी का होगा। विच आईएस कोड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंट लोड। तो लोड का जैसे ही बात आए दिमाग में घुमा लेना आईएस 875, क्योंकि 800 नहीं मारिएगा गलती से। यूनिट मास ऑफ स्टील, यूनिट मास ऑफ स्टील आईएस अभी हम बताएं कि 79 kg पर मीटर क्यूब। तो यही वैल्यू कभी कभी जो है 7850 भी होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितना तरह का था हम सारा जो है कि दिखाने का प्रयास किया, जो भी चेंज इन वेरिएशन आ सकता है क्वेश्चन पूछने में वो दिखाने का प्रयास किया। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अब आगे धीरे धीरे कम्युनिकेट करेंगे आप लोग से, स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, कैसे परीक्षा क्रैक करना है नहीं करना है। हैव अ गुड डे। हाँ